नमस्कार, कड़क पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ। 2024 में बांग्लादेश में जिस कथित छात्र क्रांति ने शेख हसीना की सत्ता का अंत किया, उसे शुरुआत में लोकतांत्रिक उभार और जनाक्रोश की जीत बताया गया। लेकिन एक साल के भीतर ही यह साफ होने लगा कि सत्ता परिवर्तन के बाद जो इकोसिस्टम खड़ा हुआ, वो लोकतांत्रिक मूल्यों से ज्यादा कट्टरपंथ, अल्पसंख्यक विरोध और भारत विरोधी राजनीति को खाद पानी दे रहा था। आज बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस हों या छात्र आंदोलन से निकले एक नए राजनीतिक चेहरे, ये आरोप लग रहे हैं कि शीर्ष स्तर से लेकर जमीनी संगठनों तक एक ऐसा नेटवर्क सक्रिय है जो देश को भीतर से खोखला करने पर आमादा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कोई अकेली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सत्ता, छात्र राजनीति और इस्लामी संगठनों का मिला जुला प्रयोग है। सबसे ऊपर नाम आता है अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस का। आलोचकों का कहना है कि शेख हसीना है, उनको कटघरे में खड़ा करने, उन्हें कटघरा में खड़ा रखने के लिए और अपनी कुर्सी मजबूत करने के लिए यूनिस सरकार ने एंटी इंडिया और एंटी हिंदू नैरेटिव को खुली छूट दी। हसीना के जाने के बाद जिस तरह कट्टरपंथी तत्वों को सार्वजनिक मंच, रैलियों और मीडिया में जगह मिली, उसने अल्पसंख्यकों को, खासकर हिंदुओं में डर का माहौल पैदा कर दिया। आरोप है कि यूनिस सरकार ने इन गलतियों पर, इनकी जो गतिविधियां हैं, उन पर सख्ती दिखाने के बजाय राजनीतिक संतुलन के नाम पर चुप्पी साधी रखी, जिससे नीचे के स्तर पर कट्टर जो छुट भैया हैं, उन नेता पनपने लगे, उन्हें पनपने का मौका मिला। विशेषज्ञ मानते हैं कि कट्टरता की ये सीढ़ी यूनिस अकेले नहीं चढ़ रहे हैं, उनके साथ ऐसे चेहरे हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस्लामी कट्टरवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। इनमें छात्र आंदोलन के नेता, इस्लामी संगठनों के प्रमुख और नए राजनीतिक दलों के चेहरे शामिल हैं। यूनुस तो हैं ही, इनके अलावा 5 और लोग हैं जिनके नाम पर बार बार सामने आते हैं। मोहम्मद नाहिद इस्लाम, हसनत अब्दुल्ला, हासिफ महमूद, डॉक्टर शफीकुर रहमान और ममुनुल हक। अब एक एक करके इनके बारे में जान लीजिए। मोहम्मद नाहिद इस्लाम, 27 वर्षीय नाहिद इस्लाम 2024 के छात्र आंदोलन स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का मुख्य समन्वयक रहा। शेख हसीना सरकार के पतन में उसकी भूमिका अहम मानी जाती है। बाद में अंतरिम सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संभालने के बाद फरवरी 2025 में इस्तीफा देकर उसने नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी लॉन्च की। आलोचकों का कहना है कि नाहिद की पार्टी के संबंध जमात इस्लामी जैसे संगठनों से नजदीकी रखते हैं। अवामी लीग के नेताओं पर मुकदमे चलाने की मांग को वे न्याय बताते हैं, लेकिन विरोधियों के अनुसार इससे कट्टर ताकतों को वैचारिक ताकत मिल रही है। नाहिद की युवा अपील एक बड़ा हथियार है। आरोप है कि इसी के जरिए कट्टर विचारधाराओं को कैंपस तक पहुंचाया जा रहा है। अब अगला नाम है हसनत अब्दुल्ला। छात्र आंदोलन का एक और प्रमुख नाम हसनत अब्दुल्ला रहा, जो बाद में एनसीपी के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्य आयोजक बना। अब वो चुनावी राजनीति में है, लेकिन उसकी पहचान आक्रामक बयानबाजी से बन रही है। दिसंबर 2025 में ढाका की एक रैली में हसनत ने दावा किया कि अगर भारत बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश करेगा या हसीना समर्थकों को शरण देगा, तो बांग्लादेश भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के अलगाववादियों को समर्थन देगा। उसने भारतीय हाई कमिश्नर को लाठी मारकर निकालने जैसे बयान भी दिए। इन बयानों से भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव बढ़ा और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा, जो उनके अल्पसंख्यकों की जो सुरक्षा है, उसको लेकर गंभीर चिंताएं अब सामने आ गई हैं। इसके बाद आता है आसिफ महमूद का नाम। छात्र राजनीति से कट्टर संरक्षण तक आसिफ महमूद भी छात्र आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहा।
और अंतरिम सरकार में युवा एवं खेल मंत्रालय से जुड़ा है। आरोप है कि वो कट्टरपंथी छात्र संगठनों को संरक्षण देता रहा है, खासकर इस्लामी छात्र शिविर जैसे मुद्दों को और उन जैसे समूहों को भी वो संरक्षण देता रहा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चुनावी महत्वाकांक्षाओं के चलते भारत विरोधी भावनाओं को उभारना एक रणनीति बन चुका है, जिससे कट्टर संगठनों को नई ऊर्जा मिल रही है। इसके बाद आता है डॉक्टर शफीकुर रहमान का नाम। डॉक्टर शफीकुर रहमान जमात इस्लामी के अमीर, खुले तौर पर कट्टर विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। हसीना सरकार के पतन के बाद जमात की सक्रियता तेज हुई है। 1971 के युद्ध अपराधों के आरोपों से घिरी जमात अब इस्लामी लोकतंत्र की बात कर रही है। 2025 में जमात की रैलियों और अन्य इस्लामी दलों से गठजोड़ ने अल्पसंख्यकों में डर को और बढ़ा दिया। आरोप है कि चुनाव में धर्म को केंद्रीय मुद्दा बनाने की तैयारी है और हिंदुओं के खिलाफ जो बयानबाजी है, ये खुलकर हो रही है। जमात का यह कहना है कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश वापस करे। हालात को यह सब और भड़का देता है। इसके बाद आता है नाम ममूनुल हक का। कट्टरता का सबसे विस्फोटक चेहरा ममूनुल हक। हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश के संयुक्त महासचिव ममूनुल हक को कट्टरपंथ और एंटी इंडिया नैरेटिव का सबसे विवादास्पद चेहरा माना जाता है। 2021 में पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे के दौरान हिंसक प्रदर्शनों में उसका नाम सामने आया था। 2024 में जेल से रिहा होने के बाद ममूनुल ने मोहम्मद यूनिस से मुलाकात की, जिसने कई सवाल खड़े किए। वो महिला सुधारों का सख्त विरोधी रहा है और भड़काऊ भाषणों के लिए जाना जाता है। भारत को हिंदुत्व शासन से आजाद कराने जैसे बयानबाजी और दिल्ली की गुलामी से मुक्ति जैसे नारे हालात को और उग्र बनाते हैं। आरोप है कि हिफाजत से जुड़े मदरसों से निकले कुछ युवा अल्पसंख्यक हमलों में शामिल पाए गए हैं, जिससे चिंता और गहरी हो जाती है। आज बांग्लादेश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां छात्र आंदोलन की ऊर्जा लोकतांत्रिक सुधार के बजाय कट्टर राजनीतिक प्रयोग में बदलती दिख रही है। अंतरिम सरकार की चुप्पी, नए नेताओं की उकसावे वाली राजनीति और इस्लामी संगठनों की सक्रियता ने ये सभी मिलकर देश को अंदर से कमजोर कर रहे हैं। सवाल सिर्फ भारत बांग्लादेश रिश्तों का नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के अपने बहुलतावादी भविष्य का है। अगर यही इकोसिस्टम मजबूत हो गया तो डर है कि ये देश को अंदर से खोखला कर देगा और उसकी कीमत सबसे पहले अल्पसंख्यकों और लोकतंत्र को चुकानी पड़ेगी। आपको इस खबर पर क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर भेजें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार।